चलिए, हरिओम आप सभी को फिर से। आइए शुरू करते हैं ना। बात कर रहे थे ग्रुप डिस्कशन मेथड ना। ग्रुप डिस्कशन क्या होता है कि आप क्या करते हो, कोई एक टॉपिक दे देते हैं ना। जैसे कि कोई भी दहेज प्रथा, राइट, लेट्स से दहेज प्रथा। अब आपने दे दिया बच्चों को, दो पार्ट में बांट दिया, टॉपिक दे दिया दहेज लेना अच्छी बात है या बुरी बात है, राइट। तो अब क्या होगा, बच्चा एक दिन पहले आपने बता दिया, बच्चे क्या करेंगे, उसको प्रिपेयर करके आएंगे, जो अगेंस्ट में है या जो फेवर में है। तो दोनों अपने अपने टॉपिक को प्रिपेयर करेंगे। तो अब समझो कि जब वो प्रिपेयर करके आएगा, तो अगर कोई फेवर में है तो वो अगेंस्ट वाला भी पढ़ेगा ना, कि अगर बोल दिया कि दहेज लेना अच्छी बात है, तो उसके क्या क्या पॉजिटिव है नेगेटिव है ना। एक तरीके से जब हम वाद विवाद वितंडा की बात करते हैं ना, तो अगर आप वितंडा करते हैं सामने वाले का, आप केवल काट करते चले जाते हो। जैसे वितंडा क्या होता है, पढ़ा होगा न्याय दर्शन में आपने। मैंने कोई दलील दी, आपको पता है आप हार रहे हो, लेकिन उसको काटते चले जा रहे हो, हर एक बात को काटते चले जा रहे हो ना, कोई छल करके काट दे रहे हो। उसी तरीके से जब बच्चा अगेंस्ट में हो या फेवर में हो, ग्रुप डिस्कशन में वही होता है। तो अब क्या करेगा, अगेंस्ट वाला फेवर वाला भी पढ़ करके आएगा, और फेवर वाला जो है वो अपना तो पढ़ेगा ही, अगेंस्ट वाला ही पढ़ के आएगा। और जब ऐसी चीजों को पढ़ करके आता है, तो क्या कहते हैं, क्या फायदा होगा, तो देखो, इट हेल्प्स द इंडिविजुअल टू लर्न टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ अदर्स। ये तो बेसिक बात है, अगर वो ना पढ़ के आए तो भी ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है कि बच्चे के अंदर वो कॉन्फिडेंस आता है, राइट। बच्चे के अंदर वो कॉन्फिडेंस आता है कि लोगों के सामने कैसे अपनी चीजों को एक्सप्रेस करेगा। और यदि बच्चा कभी ग्रुप डिस्कशन नहीं किया है, तो उसकी कॉन्फिडेंस बहुत कम रहेगी। तो एक तो ये इसकी खासियत है। तो अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड हेल्प्स द इंडिविजुअल टू लर्न टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ अदर्स, कि इनमें से कौन सी विधि व्यक्ति को दूसरों के सामने अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने में मददगार साबित होती है। तो ये ग्रुप डिस्कशन का ये बेनिफिट है। जैसे अभी हमने ना डेमोन्स्ट्रेट लेक्चर मेथड, रेस्पॉन्स टू इंस्ट्रक्शन मेथड और इंडिविजुअलाइज मेथड देखा ना, उसी तरीके से ये ग्रुप डिस्कशन मेथड का ये बेनिफिट है कि ये क्या करता है, इंडिविजुअल टू लर्न एक्सप्रेस हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ अदर। अब चलते हैं आगे। इट हैज बोथ इंडिविजुअल एंड ग्रुप वैल्यू। अब ये क्या बात होगी, तो कहते हैं इट हैज बोथ इंडिविजुअल, मतलब इंडिविजुअल वैल्यू तो होगी और ग्रुप की भी वैल्यू होगी। ग्रुप की वैल्यू कैसे होगी, मतलब जब सामने वाला ना, जनरली क्या था ग्रुप डिस्कशन में, कहते हैं एक टीम बनती है, राइट। उसमें 5 लोग इधर रहते हैं अगेंस्ट में, 5 लोग फेवर में रहते हैं। तो इट हैज बोथ इंडिविजुअल, अपनी ना, अपनी वैल्यू तो होगी ही, और ग्रुप की भी वैल्यू होगी, मतलब उसकी टीम में जितने लोग होंगे वो भी उसी पक्ष में रहेंगे। तो व्यक्ति दोनों चीज सीखेगा, अपनी भी और साथ साथ ग्रुप, एक तरीके से टीम वर्क सीखेगा, राइट। ये हो गया। दूसरा, एक्सप्रेस दूसरों के सामने करना सीखेगा। फिर कहेगा कि हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं बी टॉलरेंट टू द ओपिनियंस ऑफ अदर। अब देखो, अगर कोई व्यक्ति फेवर में है और अगेंस्ट वाला बोल रहा है, तो जो फेवर में है वो टॉलरेंट भी होगा ना, वो बर्दाश्त करने की क्षमता आएगी। क्योंकि ओपिनियन, दूसरों का ओपिनियन सुन करके अब वो चिल्लाने लगेगा, नहीं नहीं ये तो बिल्कुल गलत है, लड़ने लग जाएगा। तो व्यक्ति के अंदर, व्यक्ति को ये टॉलरेट करने के लिए भी बनाता है। अब देखो ये क्वेश्चन बनेगा कि विच मेथड हेल्प्स इंडिविजुअल टू टॉलरेट द ओपिनियन ऑफ अदर, तो ग्रुप डिस्कशन। फिर पूछा जाएगा विच ऑफ द मेथड इंप्रूव इंडिविजुअल एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली ऑन द इशू ऑफ अ प्रॉब्लम, ये भी ग्रुप डिस्कशन हो जाएगा। तो एक एक लाइन में क्वेश्चन आते हैं, राइट। फिर कहा जाता है द इफेक्टिवनेस ऑफ द ग्रुप डिस्कशन मेथड डिपेंड्स, किस चीज पे डिपेंड करती है ये ग्रुप डिस्कशन मेथड, तो कहते हैं अपॉन द टीचर्स एबिलिटी टू लीड द डिस्कशन। ये टीचर की एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि वो डिस्कशन को कैसे लीड कर रहा है। फिर कहते हैं कि until the student develops skill in leadership and in participation the teacher should serve as a leader ना, कि जब तक बच्चा के अंदर वो लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप नहीं हो जाए, तब तक टीचर को ही लीड करना चाहिए उस ग्रुप डिस्कशन को। हालांकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऊपर हमने जो भी बात करी कि बच्चे को टॉलरेंट बनाता है, बच्चे के अंदर चीजों को एक्सप्रेस करने की क्वालिटी को डेवलप करता है,
बच्चे के अंदर क्रिटिकली चीजों को क्रिटिकली किसी किसी प्रॉब्लम को थिंक करने की एबिलिटी को डेवलप करता है। तो ये सारी ग्रुप डिस्कशंस के बेनिफिट है, राइट। ये ग्रुप डिस्कशन की ये 3-4 क्वेश्चन पॉइंट याद रखिएगा कि ये सारी बातें ग्रुप डिस्कशन में बताई गई है। तो आपको ग्रुप डिस्कशन से कोई भी क्वेश्चन करा जाएगा, बहुत आराम से आप आंसर कर लेंगे ना। चलते हैं डायरेक्टेड प्रैक्टिस मेथड। अब देखो डायरेक्टेड प्रैक्टिस मेथड क्या होता है कि वैसी चीजें आपने क्लास में क्या कराया, लेट्स से सूर्य नमस्कार करा दिया, आपने बोला चलो आज सूर्य नमस्कार करते हैं, एक राउंड करते हैं सूर्य नमस्कार। उसके बाद बच्चे को क्या बोल दिया आपने कि अब ठीक है आप घर जाना, घर से आप सब लोग 5-5 राउंड करके आना है। या आपकी वीक में एक दिन क्लास होती है, आपने एक दिन सूर्य नमस्कार कराया, बोला कि ठीक है अब अगले हफ्ते करेंगे, आप इन 5 दिन करके आना। और अगले हफ्ते जब आते हो तो फिर आप बच्चे से पूछते हो कि कैसा रहा, आपने सूर्य नमस्कार किया, बॉडी में पेन तो नहीं हुआ, पेट दर्द तो नहीं हुआ, कमर दर्द तो नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम हुआ तो ये बताओ। तो आपने क्या किया, क्लास के अलावा बच्चों को क्या बोला, तुम ये चीजें कर करके आना, और फिर आप उससे पूछ रहे हो। तो इसको बोलते हैं डायरेक्टेड प्रैक्टिस मेथड। आपने क्या किया, डायरेक्शन दे दिया कि आप प्रैक्टिस करो, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं डायरेक्टेड प्रैक्टिस मेथड। आइए पढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन प्रीवियसली पूछा गया है, यही दे दिया गया था क्वेश्चन कि असाइनमेंट फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, पेन चेंज कर लेता हूं मैं। ये क्वेश्चन दे दिया गया था, असाइनमेंट फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस ऑफ सेलेक्टेड यौगिक प्रैक्टिस आउट ऑफ द क्लास आवर। किसमें बात बताई गई है, तो डायरेक्टेड प्रैक्टिस मेथड। ऐसी बातें जहां कहीं भी आए, राइट। देखो इसको आगे पढ़ूंगा तो मैं आपको खुद समझ में आएगा कि नेसेसरी इंट्रोडक्शन, आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, जो भी जरूरत थी सूर्य नमस्कार के बारे में बता दिया, इसमें 12 पोस्चर होते हैं, टोटल 24 आसन होते, मतलब 2 राउंड होते हैं, इस तरीके से सूर्य नमस्कार करते हैं। आपने क्या किया, इंट्रोडक्शन दे दिया, नेसेसरी इंट्रोडक्शन दे दिया, अलोंग विथ प्रिलिमिनरी प्रैक्टिस, अपने प्रारंभिक अभ्यास करके दिखा दिया कि देखो ऐसे ऐसे आसन करते हैं। आपने सूर्य नमस्कार को बता दिया, एक बार करके दिखा दिया। अब हाँ एग्जाम्पल दे दिया, जैसे कि शीर्षासन के बारे में बता दिया, एक बार करके दिखा दिया, उड्डयन बंद के बारे में बता दिया, एक बार करके दिखा दिया, कपालभाति, नौली, ये सब बता दिया, एक बार करके दिखा दिया। अब क्या बोले कि जाओ अब तुम क्या करो, इसको घर जा करके शीर्षासन को करना 7 दिन, आकर के बताना कहीं धड़ाम से तो नहीं गिरे, या चोट तो नहीं आई, कितनी देर रह गए, ठीक से हुआ नहीं हुआ, कर पाए नहीं कर पाए, 10 सेकंड रुक पाए नहीं कर पाए, ये क्लास के बाद आप पूछ रहे हो, राइट। तो कहते हैं मे बी डन इन द क्लास एंड द एफिशिएंसी कुड बी डेवलप थ्रू आउट ऑफ द क्लास प्रैक्टिस। तो क्लास के बाद एफिशिएंसी ये डेवलप कर सकता है उस बच्चे के अंदर, लेकिन इसके लिए और भी टर्म एंड कंडीशन बताए गए। बच्चा को बोल दोगे तो वो तो नहीं करने वाला है, इसके लिए कुछ बातें बताई गई। कहते हैं द स्टूडेंट शुड बी इनकरेज्ड, आपको बच्चे को इनकरेज करना पड़ेगा कि देखो शीर्षासन करोगे तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा, वृक्षासन करो कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तब जाकर के बच्चे को अगर आप इनकरेज नहीं करोगे तो आपको भी पता है बच्चा घर जाके करने वाला नहीं है। तो you should encourage the student to do out of the class practice, और teacher may check the result during subsequent classes। मतलब 7 दिन के बाद आपकी क्लास लगनी है, तो बच्चा तो डेली आ रहा है, हो सकता है आप बीच में 2 दिन 3 दिन पे मिल करके पूछ रहे हो क्या कैसा चल रहा है, शीर्षासन कर रहे हो नहीं कर रहे हो ना, कभी भी स्कूल में मिल करके पूछ ले। तो आपको ये क्या करना पड़ेगा, बच्चे से पूछता रहना पड़ेगा, और गिव एडिशनल सजेशन ना, जैसे बच्चा बोला कि सर मैं तो गिर गया जैसे ही करा, शीर्षासन चोट लग गया, तो अब आप क्या करोगे, उसको स्पेशल एडिशन सजेशन दोगे। आप उसको क्या बोलोगे, ठीक है बेटा अब से करोगे तो दीवार दीवार में पूरा पैर टिका करके करना, सहारा लेकर के करना। तो ये एडिशनल सजेशन दे दिया। बच्चे ने उड्डयन बंद किया, वो बोला पेट दर्द देने लग गया, फिर आप पूछोगे खा के किया था, बच्चा बोलेगा हाँ, फिर आप बोलोगे यही तो नहीं करना था, अगली बार 3 घंटे भूखे रह के करना। तो ये सजेशन हम उसमें देते हैं, लेकिन सब कुछ क्लास के बाहर ही चलता है। सजेशन फॉर फर्दर प्रैक्टिस, ऑब्वियसली द सक्सेस ऑफ दिस मेथड, ये मेथड सक्सेसफुल होगा, लेकिन किस चीज पे डिपेंड करता है, तो अपॉन मोटिवेशन ऑफ द स्टूडेंट एंड देयर रैपॉर्ट विद द टीचर। अब क्वेश्चन क्या आएगा, तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा यहां से कि विच मेथड डिपेंड अपॉन मोटिवेशन ऑफ द स्टूडेंट एंड देयर रैपॉर्ट विद द टीचर। टीचर और स्टूडेंट के बीच में कैसा रैपट है, कैसा उसका संबंध है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि यह मेथड कितना इफेक्टिव होगा और आपने बच्चे को कितना मोटिवेट किया इस पे।
तो यहाँ से बहुत बेहतर क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए, कुछ लोग लेट से जुड़े हैं। क्वेश्चन यहाँ से ये बनेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड डिपेंड्स अपॉन मोटिवेशन ऑफ द स्टूडेंट एंड देयर रेपर्ट विद द टीचर। तो डायरेक्टेड प्रैक्टिस मेथड, ये क्वेश्चन तो पूछा जा चुका है। असाइनमेंट फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस ऑफ सेलेक्टेड यौगिक प्रैक्टिस आउट ऑफ द क्लास आवर, किस मेथड में ये बातें बताई गई? तो डायरेक्टेड प्रिंसिपल मेथड, सॉरी डायरेक्टेड प्रैक्टिस मेथड। लेकिन ये बातें ध्यान रखिएगा कि मोटिवेट करना पड़ेगा आपको, और टीचर और स्टूडेंट के रिलेशन पर डिपेंड करता है कि वो कितनी इफेक्टिव होगी। ये भी पूछा जा सकता है कि द स्टूडेंट शुड बी इनकरेज टू डू आउट ऑफ द क्लास प्रैक्टिस, किसमें बात की गई है? तो डायरेक्टेड प्रैक्टिस मेथड। टीचर may check the result during subsequent classes and give additional suggestion, ये ध्यान रखिएगा, additional suggestion, ये कुछ कुछ की वर्ड्स आपको याद रखने पड़ेंगे, राइट? लाइक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, एडिशनल सजेशन, मोटिवेशन, रैपट, ये सारे डायरेक्टेड प्रैक्टिस मेथड से संबंधित है। बात करते हैं प्रोजेक्ट मेथड। नाउ प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है कि आपके पास यदि कम समय मिलता है ना, मान लीजिए आपके सिलेबस में आपकी रिक्वायरमेंट है हर हफ्ते कम से कम 5 क्लासेस लगनी है, लेकिन आपको 3 क्लासेस लग रही है, आपकी क्लासेस बहुत कम पड़ जा रही है। तो वैसे सिचुएशन में आप बच्चे को प्रोजेक्ट मेथड दे सकते हैं, राइट? और आइए पढ़ते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। कहते हैं द एम ऑफ दिस मेथड इज टू इनेबल द स्टूडेंट टू पुट इनटू प्रैक्टिस व्हाट दे हैव लर्नड इन द क्लासेस। इस प्रोजेक्ट मेथड का उद्देश्य क्या है, इसका एम क्या है? तो कहते हैं जो बच्चे ने सीखा है, जो बच्चे ने सीखा है उसको प्रैक्टिस में कैसे ला सकता है। आगे कहा जाता है इट मे ऑल्सो बी हेल्प फॉर स्टूडेंट टू लर्न रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ना, जब आप बच्चे को बोल देते हो कि ऐसा करो, तुम जाओ आज तुम योग निद्रा के बारे में लिख करके लाओ, तो जब बच्चा योग निद्रा के बारे में लिखने बैठेगा तो आपने जो बताया है वो चीज तो वो लिखेगा ही लिखेगा, साथ साथ वो 2-4 बुक को भी पढ़ेगा और वहां से भी चीजों को निकाल करके लाएगा। यदि आप कहते हो कि तुम जाओ त्राटक के बारे में लिख करके आओ, तो आपने तो बता दिया त्राटक के बारे में क्लास में, अब वो क्या जाएगा, तो अब हो सकता है वो कुछ कुछ श्लोक को भी, हठप्रद दीपिका के गिरंट संहिता के श्लोकों को भी लिख करके लाएगा। तो ये क्या करता है, इट मे ऑल्सो बी हेल्प फॉर स्टूडेंट टू लर्न रिलेटेड इंफॉर्मेशन। और फिर वो बात की गई जो अभी मैंने बताया कि व्हेन द टाइम इज शॉर्ट इन रेगुलर शेड्यूल द प्रोजेक्ट such as preparing notebook on the yogic practice undergone collection of related material from various sources। कि यदि आपके पास समय कम है, क्लास में समय नहीं मिल पा रहा है, तो आप बच्चे को क्या बोल दो कि चलो इस चीज को तुम घर से करके आना। तो इससे क्या होगा, तो स्टूडेंट नई नई चीजों का एक्सपोजर उसको मिलेगा, राइट? तो ये वाला याद रखिएगा कि जब आपके पास कम समय हो रेगुलर क्लास शेड्यूल में, तो आप कौन से मेथड का यूज करोगे? तो प्रोजेक्ट मेथड। हाँ, इसका एग्जांपल देकर के समझा गया, लाइक योगिक एक्टिविटी as well as visit to different well known yoga center represent the valuable help to teaching under this method। ना कि अगर आप बच्चे को बोलो कि जाओ तुम पतंजलि घूम करके आओ और देख करके आओ वहां पे क्या क्या सिखाया जाता है, तो बच्चा जब वहां पे जाएगा ना, प्रोजेक्ट वर्क में हो सकता है आपने दे दिया कि जाओ आप पतंजलि घूम करके आओ, देखो वहां पे क्या क्या बातें बताई गई, या आप देव संस्कृति जाओ वहां पे देख करके आओ क्या क्या बातें बताई गई है। तो बच्चा जाएगा वहां पे चीजों को देखेगा, कलेक्ट करेगा, और इससे क्या होगा कि उसकी जो नॉलेज है वो तो इन्हांस होगी ही होगी। और जो भी आपने उसको सिखाया है ना कि दिस मेथड एम्स टू इनेबल द स्टूडेंट टू पुट इनटू प्रैक्टिस, कि जो भी आपने उसको सिखाया गया उससे वो और उस चीज को अपने प्रैक्टिस में लेकर के आएगा जो आपने उसको क्लास में बताया ना। जैसे क्लास में आपने क्या बताया, जैसे सविता ध्यान बताया, अब बच्चा क्या किया, गया वहां पे गायत्री परिवार, अब वो वहां जा करके जब वो सविता ध्यान सीखेगा तो अब वो क्या करेगा, उस चीज को अपने प्रैक्टिस में लेकर के आएगा। तो प्रोजेक्ट मेथड जनरली हम इसमें क्या करते हैं, कोई टॉपिक बच्चे को दे देते हैं, कहते हैं जाओ इस पे प्रोजेक्ट बना करके लाओ। तो ये सारी चीजें प्रोजेक्ट मेथड की है। आते हैं अंतिम अपने डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या बोला गया कि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड रेफर्स टू नॉन कॉम्पिटिटिव टाइप परफॉर्मेंस विथ विच एम्फेसाइज ऑन स्किल एंड फॉर्म। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि विच मेथड रेफर्स टू नॉन कॉम्पिटिटिव टाइप परफॉर्मेंस
विथ एम्फेसिस ऑन स्किल एंड फॉर्म। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन मेथड की बात की जा रही है यहाँ पे। फिर बात करा जाएगा कि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, ये बेसिकली इसमें क्या इसकी लिमिटेशन है ना, कहते हैं द स्कोप ऑफ लर्निंग इज रेस्ट्रिक्टेड। इसमें सीखने की जो कैपेबिलिटी होती है, जो स्कोप होता है, ये बहुत रेस्ट्रिक्टेड होता है। क्यों रेस्ट्रिक्टेड होता है? क्योंकि इट यूटिलाइजेज एग्जिस्टिंग टैलेंट रेदर देन डेवलपिंग न्यू स्किल। अब मान लो जब आप नॉली करा रहे थे, नॉली बच्चा सीख लिया, क्लास में नॉली आपने सिखा दी बच्चे को, अब आप क्या कर रहे हो, डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा रहे हो। तो वो क्या करेगा, केवल पेट को घुमाना सीखेगा ना, मतलब इसमें रेस्ट्रिक्टेड है ना नॉलेज, और कुछ नहीं सीख रहा है, सिंपल पेट घुमाना। लेकिन अगर आप प्रोजेक्ट मेथड देते हो, तो यदि आप कहोगे कि चलो नॉली के बारे में प्रोजेक्ट बना करके लाओ, तो नॉली के बारे में प्रोजेक्ट बनाने के अलावा हो सकता है अलग अलग ग्रंथों को भी वो पढ़ेगा, तो उसमें लर्निंग रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। डेमोन्स्ट्रेशन में लर्निंग रेस्ट्रिक्टेड है। और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इन विच मेथड द स्कोप ऑफ लर्निंग इज रेस्ट्रिक्टेड बिकॉज इट यूटिलाइजेज एग्जिस्टिंग टैलेंट रेदर देन डेवलपिंग न्यू स्किल। वो एग्जिस्टिंग टैलेंट को ही ना, जो उसने सीख रखा है, उसी को वो और बेहतर बनाएगा, नया कुछ सीखने का मौका नहीं मिलता है। ये डेमोन्स्ट्रेशन मेथड की खामियां है, इसकी ये लिमिटेशन है, राइट। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो सारी मेथड्स को आप जाकर के एक बार आप दोबारा से पढ़ना, मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम्स होगी, राइट, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ अब देखो क्या कहते हैं कि अनफॉर्चुनेटली देयर appears to be no simple formula for selecting the best method। देखो इनमें से कोई बेस्ट मेथड नहीं कह सकते हो कि आप डेमोन्स्ट्रेशन बेहतर है या रेस्पॉन्स टू इंस्ट्रक्शन बेहतर, कोई मेथड नहीं है। ये किस पे डिपेंड करता है, राइट, ये किस चीज पे डिपेंड करता है, मेथड को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर, इसके बारे में अब हम पढ़ने वाले, राइट। लेकिन उसके बारे में कुछ और चीजें यहाँ पे बताई गई, उसको जस्ट पढ़ लेते हैं। कहते हैं दिस डिपेंड्स ना, कोई मेथड किस चीज पे डिपेंड करता है, तो कंडीशन अवेलेबल, आपके पास कंडीशन क्या है, जैसे कि सच एज टाइम। अब मान लो, अभी देखो टाइम के बारे में हमने बात करा ना, कि अगर आपके पास उतना क्लास नहीं मिल रहा है तो आप प्रोजेक्ट मेथड यूज करो। कंडीशन की बात करें, आपके पास आ गए 100 बच्चे, अब 100 बच्चे में आप क्या करोगे, प्रोजेक्ट डिबेट वगैरह तो नहीं कराओगे, तो वहां पे आप लेक्चर मेथड कराओगे। तो कहते हैं ये मेथड डिपेंड करता है कंडीशन पे, टाइम पे, स्पेस पे, है ना, कितना स्पेस है आपके पास, कितनी इक्विपमेंट है, इस पे डिपेंड करती है कि आप कौन सा मेथड यूज करोगे। द टीचर शुड हैव द स्किल टू यूज अ पर्टिकुलर मेथड। अब मान लीजिए कि जैसे मेरी ना, अगर मान लो हिंदी अच्छी नहीं होती, तो अगर मैं यहाँ पे लेक्चर मेथड देता, हाँ मान लो कि यहाँ पे मैं इंग्लिश में पूरी पूरी ये लेक्चर इंग्लिश में देता, और सारे लोग इंग्लिश समझने वाले होते, लेकिन मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं होती, तो वो लेक्चर मेथड बहुत बेकार होता। क्योंकि आप इंग्लिश समझने वाले हो, मैं जैसे तैसे इंग्लिश बोलता और आपको समझ में नहीं आती। तो टीचर शुड हैव दैट स्किल टू यूज अ पर्टिकुलर मेथड, टीचर्स के पास वो स्किल होनी चाहिए कि वो उस मेथड को यूज कर सके ना। तो अब हम आते हैं सीधा, अब इसको ध्यान से सुनो इस लाइन को, और याद रखिएगा क्या बोला गया। कहते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द मेथड। फैक्टर, घटक, किस चीज के घटक, तो कहते हैं इन्फ्लुएंसिंग द मेथड, मेथड को इन्फ्लुएंस करने वाले, मेथड को प्रभावित करने वाले फैक्टर। कौन कौन से घटक हैं जो मेथड को प्रभावित कर सकते हैं। मान लो आप डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड यूज करना चाह रहे हो, लेकिन क्या कारण हो सकता है कि आप डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं यूज कर सकते हैं। लेट्स से आप प्रोजेक्ट मेथड यूज करना चाहते हो, क्या कारण हो सकते हैं, क्या फैक्टर हो सकते हैं कि आप उस मेथड को यूज नहीं कर सकते हैं। तो कहते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द मेथड। अब सबसे पहले बोला गया कंटेंट। कंटेंट बताएगा कि आप कौन सा मेथड यूज करोगे कंटेंट के हिसाब से। अब कंटेंट कैसे बताएगा, तो कहते हैं कि मान लो कि आपके कंटेंट कैसे हैं, जैसे आप आज कराने वाले हो नेति, राइट, आप कराने वाले हो नेति। अब नेति में तो केवल आप लेक्चर नहीं देने शुरू कर दोगे, तो कंटेंट हो गया नेति,
तो नीति में तो डेमोन्स्ट्रेशन जरूरी है ना, नीति में डेमोन्स्ट्रेशन जरूरी है, नीति में तो केवल लेक्चर मेथड नहीं यूज कर सकते। तो फैक्टर था ना कंटेंट, कंटेंट क्या कर दिया, इन्फ्लुएंस कर दिया, प्रभावित कर दिया मेथड को। आप मन बना करके आए थे लेक्चर मेथड देंगे, लेकिन आज आपको लेनी थी नीति, तो लेक्चर ना लेकर के अब आप डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यूज कर रहे हो, तो आपकी मेथड, मेथड पढ़े ना साथ, लेक्चर, इंस्ट्रक्शन, रेस्पॉन्स, प्रोजेक्ट, मेथड तो इफेक्ट हो गई। आपने सोचा लेक्चर देंगे, लेकिन आपको अब डेमोन्स्ट्रेशन देना है, तो कंटेंट इफेक्ट करेगा आपकी मेथड को। दूसरा बोला गया प्रीवियस बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंस ऑफ द स्टूडेंट। अब मान लो कि जब आप सूर्य नमस्कार करा रहे थे, जब आप डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड कर रहे थे, जब आप लेक्चर मेथड, मान लो आज पहला दिन है, तो आपने क्या कराया, लेक्चर मेथड दे दिया, एक बार डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया, और बच्चे को क्या बोल दिया, डायरेक्टेड प्रैक्टिस मेथड, राइट, डायरेक्टेड प्रैक्टिस मेथड, मतलब आज आपने सूर्य नमस्कार कराया, सूर्य नमस्कार के बारे में बता दिया, एक बार करके दिखा दिया, बच्चे को बोला जाओ घर से करके आना, डायरेक्टेड प्रैक्टिस मेथड हो गई। अब बच्चा अगले दिन आया, पिछले क्लासेस में 5 बच्चे नहीं आए थे, आज आप उनको क्या कराओगे, रेस्पॉन्स टू इंस्ट्रक्शन मेथड। आप बोलोगे सूर्य नमस्कार के लिए तैयार हो जाइए, मैट के आगे भाग में खड़े हो जाइए, प्रणमासन में आइए, हस्तोत्थान में आसन में आइए। अब जो बच्चा उस दिन नहीं आया था, उसको रेस्पॉन्स टू इंस्ट्रक्शन कैसे समझ में आएगा। आप बोलोगे हस्तोत्थान करो, पादहस्तान करो, वो पीठ के बल लेट जाएगा। तो अब आपको मेथड यूज करना था रेस्पॉन्स टू इंस्ट्रक्शन, लेकिन बच्चा प्रीवियस बैकग्राउंड उसकी नील हो गई, तो अब आपको मजबूरन वापस से डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यूज करना होगा, तो अगेन मेथड प्रभावित हो गए। हुआ ना, फैक्टर अफेक्टिंग मेथड, वही तो पढ़ रहे हैं, मेथड को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर। तो दूसरा, पहला हो गया कंटेंट, कंटेंट इफेक्ट करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा मेथड को। दूसरा प्रीवियस बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंस ऑफ स्टूडेंट। तीसरा बोला गया है टीचर। अब टीचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। मान लो मैंने डिस्टेंस से पढ़ा है, मेरे को नहीं पता है नीति कैसे करनी है। अब जब कराने की बारी आएगी ना, जब कराने की बारी आएगी तो मैं तो केवल लेक्चर देता रहूंगा। मान लीजिए कि मैं लेक्चर दे दिया, अगले क्लासेस में मुझे नीति करानी है, और नीति कराने के लिए कोई और आएगा, मैं नीति नहीं करा रहा हूं, मैं एक डिमॉन्स्ट्रेटर रखूंगा, वो डिमॉन्स्ट्रेट करके नीति को दिखाएगा। अगले दिन वो डिमॉन्स्ट्रेटर आएगा ही नहीं, तो अब टीचर क्या करेगा, उसको तो बेचारे को आ नहीं रहा है नीति करना, तो वो क्या कहेगा, चलो ठीक है आज हम दूसरा टॉपिक कर लेते हैं, अगले दिन हम इसको करेंगे। तो उसको करना था क्या, डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाता, लेकिन अब वो वापस से लेक्चर, तो टीचर के ऊपर भी डिपेंड करता है ना। दूसरे एंगल से आप इसको समझो कि हर टीचर हर मेथड को बेहतर तरीके से नहीं करा सकता है। हो सकता है कोई लेक्चर बढ़िया दे सकता है, लेकिन रेस्पॉन्स टू इंस्ट्रक्शन नहीं है। मान लीजिए मैं आपको योग निद्रा के बारे में बहुत बेहतर समझा सकता हूं, लेकिन योग निद्रा जब कराने की बारी आएगी तो मैं नहीं करा पाऊंगा। तो मेरी लेक्चर मेथड अच्छी थी, लेकिन मेरी रेस्पॉन्स टू इंस्ट्रक्शन बहुत वाहियात थी, तो मैं आपको लेक्चर मेथड बेहतर दूंगा, रेस्पॉन्स टू इंस्ट्रक्शन नहीं दे पाऊंगा। तो मेरी जो लेक्चर मेथड थी यही बेस्ट रह गई, और मैं चाह करके भी रेस्पॉन्स टू इंस्ट्रक्शन नहीं दे पाऊंगा, जबकि मुझे योग निद्रा रेस्पॉन्स टू इंस्ट्रक्शन देना था। तो अब मैं दे नहीं पा रहा हूं, तो ये टीचर के ऊपर ना, अब टीचर को देना था रेस्पॉन्स टू इंस्ट्रक्शन, लेकिन उसकी अपनी लिमिटेशन के चलते वो लेक्चर मेथड यूज कर रहा है, तो अगेन आपकी मेथड अफेक्ट हो गई। आते हैं तीसरी, यस, अब देखो यहां से क्वेश्चन बेहतर आते हैं। अब टीचर की कुछ बात की गई है, तो क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट हैव अ क्वालिटीज ऑफ अ टीचर, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज मस्ट हैव, या मस्ट इन लाइज इन अ टीचर, राइट। तो सबसे पहले बोला गया अ जेन्युइन इंटरेस्ट इन कम्युनिकेशन, राइट, अ जेन्युइन इंटरेस्ट। मान लीजिए मुझे बोला गया कि जाओ उन बच्चों को योग के बारे में कुछ बता दो। अब बच्चे ने मुझसे पिछले क्लास में बहुत बदतमीजी से बात करी, तो मेरा इंटरेस्ट तो खत्म हो जाएगा ना, मेरा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा वहां पे। तो जब आपके अंदर जेन्युइन इंटरेस्ट इन कम्युनिकेशन होगा, तो ये चीजें होनी चाहिए गुड टीचर के अंतर्गत, ये क्वालिटी होनी चाहिए, मतलब उनका जेन्युइन इंटरेस्ट होना चाहिए। दूसरा, लव ऑफ वर्क ऑफ टीचिंग। मान लीजिए मैंने
कैसे भी करके लेक्चरर का जॉब ले लिया, लेकिन मुझे अपने काम में मन नहीं लगता, मुझे पढ़ाने में, लेक्चर देने में मन नहीं लगता, तो ये क्वालिटी भी गड़बड़ है ना। टीचर के अंदर ये होना चाहिए, लव टू वर्क ऑफ टीचिंग। तीसरा क्या बोला गया, विलिंगनेस टू शेयर इंटरेस्ट ना। टीचर के अंदर विलिंगनेस होनी चाहिए, वो इच्छा होनी चाहिए, विलिंग होना चाहिए, उसकी अंदर से वो भाव होना चाहिए कि अपने इंटरेस्ट और अनुभव को दूसरों के साथ शेयर करे। ये गुड टीचर की क्वालिटी है। फिर बोला गया एन एबिलिटी टू पुट हिम और हरसेल्फ इन द पोजीशन ऑफ द स्टूडेंट। ये बेहतर है, इसको समझना ध्यान से। अब टीचर बोल रहा है, सॉरी, स्टूडेंट टीचर को बोल रहा है कि सर मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम है, हम ताड़ासन नहीं कर सकते या हम भुजंगासन नहीं कर सकते, मेरा पेट का ऑपरेशन होगा। तो टीचर बोलेगा नहीं नहीं कोई बात नहीं, करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्टूडेंट के पोजीशन में रह करके नहीं सोच रहे ना। तो टीचर को क्या करना चाहिए, बच्चे के पोजीशन में रह करके सोचना चाहिए कि बच्चे के साथ कहीं कुछ बुरा हो रहा है तो उस चीज को टीचर समझे। तो ये क्वालिटी होनी चाहिए टीचर के अंदर कि एन एबिलिटी टू पुट हिम और हर सेल्फ ना, टीचर मेल और फीमेल दोनों हो सकता है, इन द पोजीशन ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थी के जगह पर रह करके खुद को सोचना चाहिए। फिर कहा गया द कैपेसिटी फॉर अंडरस्टैंडिंग एक्सप्रेस्ड इन एन ओपन ऑथेंटिक वे विदाउट ब्लेमिंग और कंडेमिनिंग द स्टूडेंट। तो कहते हैं टीचर, एक सेकंड रुकिएगा, मोबाइल चार्ज लगा लेता हूँ। लगता है दोबारा से कुछ लोग मोबाइल, मैं देखता हूँ स्क्रीन प्रेजेंट तो गड़बड़ नहीं हो रही, इसलिए मोबाइल चार्ज रखना जरूरी है, 2% है ना। फिफ्थ कहते हैं द कैपेसिटी फॉर अंडरस्टैंडिंग एक्सप्रेस्ड इन एन ओपन ऑथेंटिक वे विदाउट ब्लेमिंग और कंडेमनिंग द स्टूडेंट। अब देखो, कभी कभी टीचर क्या करता है, बच्चे को ब्लेम कर देता है ना। मान लीजिए कोई कुछ पूछा और टीचर बोलेगा कि कितना बेकार प्रश्न करा है तुमने ना, ये बहुत बेकार प्रश्न है, बैठ जाओ तुम, दोबारा मत करना ऐसा प्रश्न। तो ये चीजें उसमें नहीं होनी चाहिए। कहते हैं द कैपेसिटी फॉर अंडरस्टैंडिंग एक्सप्रेस्ड इन एन ओपन, खुले में अगर कोई कुछ पूछता है तो उस टीचर के अंदर क्या होना चाहिए, कैपेसिटी फॉर अंडरस्टैंडिंग एक्सप्रेस्ड इन एन ओपन ऑथेंटिक वे विदाउट ब्लेमिंग और कंडेमनिंग द स्टूडेंट। बच्चे के ऊपर थोपने से मतलब बच्चे के ऊपर चीजों को नहीं थोपना चाहिए कि बेकार है, नहीं, उसको अपनी भावनाओं को बताना चाहिए अगर कोई कुछ पूछे ना, ऑथेंटिक वे में। एन अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, ये भी होना चाहिए टीचर के अंदर। फिर बोला गया है द एबिलिटी टू सेट अ गुड एग्जाम्पल थ्रू लाइफ स्टाइल एंड बिहेवियर ना। टीचर को एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करना चाहिए अपने लाइफ स्टाइल से, जैसा वो जीवन जी रहा है ना, सादा जीवन उच्च विचार, वो एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। अ सेट ऑफ प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी ना, उस टीचर के अंदर प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जो उसको कॉलेज ने जो जिम्मेवारी दी है कि सिलेबस को टाइम पे खत्म करना, टाइम से क्लास को ऑर्गेनाइज करना, योगा क्लास सुबह 5 बजे है तो 5 बजे शुरू करना, इसको बोलते हैं प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी। जिस चीज के लिए उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसको कितने बेहतर या कितने प्रोफेशनल तरीके से करता है। फिर बोला गया अप्लीजेंट येट कमांडिंग वॉइस ना, कमांडिंग वॉइस वॉइस होना चाहिए ना, लेकिन कैसा होना चाहिए, प्लीजेंट, मधुर हो, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, कमांडिंग हो, मतलब डांट डपट करने वाला हो, क्लास को कंट्रोल करने वाला हो, लेकिन वो थोड़ा प्लीजेंट होना चाहिए। और लास्ट बोला गया द अवेयरनेस दैट पर्सन इन द टीचर इज मोर इंपॉर्टेंट दैट द मेथड, कि जो व्यक्ति के अंदर जो टीचर है ना, हर व्यक्ति के अंदर टीचर है, जो टीचर है, तो टीचर की बात की जा रही है कि जो व्यक्ति के अंदर जो टीचर छुपा हुआ है वो मेथड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट, वो मेथड से ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आया, हालांकि इजी रहता है, आप आराम से कर लोगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड क्वालिटी ऑफ टीचर, राइट, तो ये आराम से कर लेंगे। फाइनली आती है फैसिलिटी। फैसिलिटी ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, तो फैक्टर अफेक्टिंग मेथड, ये फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग मेथड। तो अभी तक हमने 3 पढ़ा। सबसे पहले क्या पढ़ा था, जल्दी बताइए, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, टीचिंग इफेक्टिव, हाँ पहले क्या पढ़ा, टीचिंग इफेक्टिव, मैंने, अरे यार
कंटेंट सर पढ़ा था। विषय वस्तु कंटेंट। बढ़िया। तो क्या क्या बोलते रहते हैं आप? कंटेंट। दूसरा क्या पढ़ा हमने? दूसरा बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस। बैकग्राउंड या प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट। थर्ड क्या पढ़ा? टीचर। टीचर। और अब पढ़ने जा रहे हैं फोर्थ, फैसिलिटी। और ये पढ़ क्या रहे हैं? तो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग मेथड। और हैं कितने? तो 5। आइए चलते हैं आगे। फैसिलिटी नाउ। अब मान लीजिए आप कराने वाले हो नीति, और उस दिन आपके पास पानी ही नहीं है, तो नीति कैसे कराओगे? तो अब क्या किया, आप कराने वाले थे डेमोन्स्ट्रेशन, लेकिन फैसिलिटी नहीं थी, तो मेथड चेंज हो जाएगा। या आप कराने वाले थे योगासन, और वहां पे मैट ही आज नहीं है, तो अगेन वो चेंज हो जाएगा। तो फैसिलिटी आपके पास क्या है, ये भी आपके मेथड को अफेक्ट करता है। एंड कहते हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल। अब ये क्या चीजें हैं? तो कहते हैं कि यदि टीचर के पास किनकी नॉलेज नहीं है, अनाटॉमी की, फिजियोलॉजी की, साइकोलॉजी की, पेडागोजी की, तो फिर इस पे भी मेथड डिपेंड करता है। मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति को एनाटॉमी की नॉलेज नहीं है, मान लीजिए किसी ने हर्निया का ऑपरेशन करा रखा है, राइट? तो अब टीचर क्या करेगा? हो सकता है उसको या तो कह देगा, अगर नॉलेजेबल होगा तो कह देगा कि ऐसा करो, तुम ये आसन मत करो। लेकिन अब अगर टीचर को नहीं पता होगा तो वो तो बचना चाहेगा, वो बोलेगा चलो ऐसा करते हैं, आज हम लोग डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड कर लेते हैं। तो साइंटिफिक प्रिंसिपल ये पांचवा है जो आपकी टीचिंग मेथड को इफेक्ट या इन्फ्लुएंस करती है। तो ये 5 हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन नहीं आए हैं, इसके सीक्वेंस भी पूछे जा सकते हैं, बहुत कुछ पूछा जा सकता है। तो दीज प्रिंसिपल प्रोवाइड साउंड बेस, दिस प्रिंसिपल प्रोवाइड साउंड बेस फॉर सिलेक्शन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ मेथड ना। तो ये जो प्रिंसिपल अभी आपने पांचों पढ़ा, ये आधार बनाते हैं कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है, राइट? यहाँ पे आपका चौथा खत्म होता है। अब सॉरी, तीसरा चैप्टर खत्म होता है। अब बात करते हैं, देखो, सोर्सेस ऑफ टीचिंग मेथड। अभी तक हमने क्या क्या नंबर्स पढ़े, देखो एक बार मैं लिख देता हूँ, ध्यान रखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हमने पढ़ा आसन कितने होते हैं, राइट? आसन कितने होते हैं। फिर हमने पढ़ा उससे पहले टीचिंग मेथड कितने, टीचिंग्स को फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग, ये सबसे पहले पढ़ा। ये कितने थे फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग? कितने थे, जल्दी जल्दी बताइए। है सर 6। 6। फिर 6 ना, टीचिंग, लर्निंग, टीचर, स्टूडेंट, इन्वॉल्वमेंट और सब्जेक्ट कंटेंट, राइट? ये 6 थे। फिर हमने पढ़ा अप्रोचेस, राइट? अप्रोचेस कितने अप्रोचेस थे? अप्रोचेस ऑफ सक्सेसफुल टीचिंग, राइट? सक्सेसफुल टीचिंग के अप्रोच कितने थे? कितने थे? 2। क्या क्या? एक टीचर, एक सेंटर, टीचर सेंटर्ड, स्टूडेंट सेंटर, राइट? फिर हमने पढ़ा आसन। आसन कितने थे? 3। आसन भी 2 हैं। कौन कौन? मेथड, उसके बाद मेथड पढ़े थे सर, स्ट्रेचिंग वाला और एक रिलैक्सेशन वाला। आ रहा हूँ, कोई बात नहीं, उतना भी सीक्वेंशियल जरूरी नहीं, हम नंबर्स केवल फाइंड आउट कर रहे हैं ना। तो आसन कितने थे? एक थे आपके मेडिटेटिव, दूसरे थे कल्चरल, और तीसरा क्या था? रिलैक्सेशन। फिर हमने टीचिंग मेथड पढ़ा। टीचिंग मेथड कितने थे? 7। कौन कौन सा था? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? लेक्चर मेथड। फिर क्या पढ़ा? रिस्पॉन्स टू इंस्ट्रक्शन मेथड। रिस्पॉन्स टू इंस्ट्रक्शन। फिर हमने क्या पढ़ा? इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन मेथड। इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन मेथड। फिर क्या पढ़ा हमने? ग्रुप डिस्कशन मेथड। फिर डायरेक्ट प्रैक्टिस डायरेक्टेड प्रैक्टिस मेथड। फिर प्रोजेक्ट मेथड और डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। बढ़िया। पेन चेंज कर लेता हूं मैं थोड़ा सा। नाइस ना। ये लेक्चर मेथड, रिस्पॉन्स टू इंस्ट्रक्शन, इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शनल मेथड, ग्रुप डिस्कशन, डायरेक्टेड प्रैक्टिस मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, और ये डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, ये 7 थे। इसके बाद हमने पढ़ा सोर्सेस या फैक्टर अफेक्टिंग मेथड,
उसके पहले पढ़ा सोर्सेस ना, क्या था? अच्छा अभी हम पढ़ने वाले हैं। पहले हमने पढ़ा फैक्टर अफेक्टिंग मेथड। कितने थे ये फैक्टर अफेक्टिंग 5. मेथड? 5। कौन कौन से थे? पहला क्या था? 5. पहला Content. कंटेंट, फिर Previous background. Previous एक्सपीरियंस स्टूडेंट, प्रीवियस बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट या एक्सपीरियंस ऑफ स्टूडेंट। तीसरा क्या था? द टीचर, teacher. टीचर। फिर क्या था? Facilities. फैसिलिटीज, फैसिलिटी। एंड देन फिर साइंटिफिक प्रिंसिपल। साइंटिफिक। अब देखो इतने नंबर आ गए। अब एक बार मैं समराइज कर देता हूँ। फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग 6। फिर हमने पढ़ा अप्रोच फॉर बेटर टीचिंग 2, टीचर सेंटर्ड। फिर आसान हमने पढ़ा 3। फिर टीचिंग मेथड 7। फिर हमने पढ़ा फैक्टर अफेक्टिंग मेथड 5। इतने चीजें हमने पढ़ रखी। अब देखो यहां से अगर एक भी क्वेश्चन छोड़ देते हो, सोचो कितना इजी था ना। अगर अभी से पहले मैं पूछता तो आप कंफ्यूज हो जाते क्या मैं पूछ रहा हूं। तो ये सब ध्यान रखिएगा। और भी बहुत चीजें थी, एक बार वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे, हम बात करते हैं सोर्सेस ऑफ टीचिंग मेथड। अब देखो ये भी ध्यान रखिएगा, सोर्सेस ऑफ टीचिंग मेथड भी 5 हैं। और फैक्टर अफेक्टिंग मेथड या फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग मेथड ये भी 5 है। बट दोनों में जो 5 5 है वो अंतर हैं। हो सकता है अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सोर्सेस ऑफ टीचिंग मेथड क्या है, तो फैक्टर अफेक्टिंग मेथड में नहीं लगा देंगे। सोर्सेस ऑफ टीचिंग मेथड की जो टीचिंग मेथड है, टीचिंग मेथड जो भी आपने पढ़ा ना, डेमोन्स्ट्रेशन, रिस्पॉन्स टू इंस्ट्रक्शन वगैरह वगैरह, इसके सोर्सेस क्या है ये बोला गया, सोर्सेस ऑफ टीचिंग मेथड। अब देखो ये तीनों मिलते जुलते क्वेश्चन हो गए। फैक्टर अफेक्टिंग मेथड, सोर्सेस ऑफ टीचिंग मेथड, टीचिंग मेथड कितने हैं। देखो सब में टीचिंग मेथड आ रहे हैं, बट आपको अगर ये कीवर्ड्स पता रहेगा तो आप बहुत आसानी से आंसर दे देंगे। सोर्सेस ऑफ टीचिंग मेथड, सबसे पहले बोला कि यौगिक प्रिंसिपल, राइट। यौगिक प्रिंसिपल, यौगिक सिद्धांत सबसे पहले बोला गया है इस टीचिंग मेथड का सोर्स। अब यौगिक प्रिंसिपल क्या है? तो हम सभी जानते हैं कि योगा क्या है, ये एक्सरसाइज नहीं है। तो आपसे यहां से क्वेश्चन आया होगा एक बार, ये नहीं आया था एग्जैक्टली, मैं बता दूंगा क्या आया था। यौगिक प्रिंसिपल आर नॉट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नहीं है ना। ये पता हम लोगों को कैसे चलता है? तो थ्रू यौगिक प्रिंसिपल। हम लोग योगा में पढ़ चुके हैं कि योग चित्त और प्राण की बात करता है, वो शारीरिक व्यायाम नहीं है। तो ये पता कैसे चल रहा है? तो ये यौगिक प्रिंसिपल है। यौगिक प्रैक्टिस डू नॉट इन्वॉल्व वाइगरस मूवमेंट। इसमें बहुत तेजी से शरीर को नहीं मूव किया जाता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड पोस्चर में नहीं किया जाता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, बहुत स्मूथली करते हैं अभ्यास को। तो ये पता कैसे चल रहा है ना, आपको क्वेश्चन यहां से ऐसे बनते हैं कि यौगिक प्रैक्टिसेस डू नॉट इन्वॉल्व वाइगोरस मूवमेंट। ये क्या है? ये कौन सा सोर्सेस ऑफ टीचिंग मेथड है? यौगिक प्रिंसिपल, सोशियो कल्चरल, ऐसे करके दिया जाता है, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा, यौगिक प्रिंसिपल में मतलब जो भी आप पढ़ रखे हो वही चीजें यहाँ पे बताई गई है। और क्या बोला गया? हाँ, क्या बोला था? पोजीशन इन अ पर्टिकुलर आसना शुड बी कंफर्टेबल ना, स्थिरम सुखम आसनम। कंफर्टेबल, मेंटेन्ड फॉर सम टाइम विथ लीस्ट एफर्ट, स्थिरम सुखम आसनम। तो ये कहाँ से पता चलता है? तो यौगिक प्रिंसिपल है ये। फिर कहा जा रहा है कि दे शुड बी परफॉर्म स्लोली स्मूथली इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस द टॉनिक सिस्टम रेदर देन फिजिक वन, राइट। तो कैसे हम इसको करेंगे? तो बहुत स्लोली, बहुत स्मूथली, बहुत रेगुलर वाइगोरसली नहीं करेंगे। तो ये सब जो आपको पता चल पा रहा है। इसके अलावा प्राणायाम क्या है? ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं है, उससे बहुत अलग है। तो ये सब जो भी बातें आप पढ़ रहे हो ना योग के बारे में, ये सारे के सारे आप कहाँ पे पढ़ते हैं? ये सारे के सारे यौगिक प्रिंसिपल में बताए गए हैं। आगे बात करते हैं। ऑल यौगिक प्रैक्टिस शुड लीड टू पीस ऑफ माइंड, चित्त वृत्ति निरोध की बात करती है ना, जो हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े कि जो भी डिफरेंट स्कूल है वो अग्री एक ही जगह पे करते हैं कि कैसे आप चित्त की वृत्तियों को रोक सके। तो ये सारी चीजें, राइट। ऑल योगिक प्रैक्टिस शुड बी परफॉर्म अकॉर्डिंग टू वंस ओन कैपेसिटी एंड विदाउट कंपीटिंग विद अदर्स ना। दूसरों को देख करके वो बहुत अभ्यास कर ले रहा है, हैंड स्टैंड कर ले रहा है, सलभाषण पूर्ण शलभाषण कर ले रहा है, तो दूसरों को देख करके अभ्यास नहीं करते। तो ये सारी चीजें जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कहाँ पे? तो यौगिक प्रिंसिपल के अंतर्गत। सेकंड बोला गया है एनाटोमाइकोफिज, एक सेकंड, सेकंड बोला गया साइकोलॉजिकल
प्रिंसिपल। अब साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल के अंतर्गत क्या आएगी, तो जो ऊपर पढ़ा उससे बहुत अलग बातें आएगी। तो साइकोलॉजिकल मीन्स साइकोलॉजी से संबंधित आएगी। तो इंटरेस्ट इज द बेस्ट मोटिवेशन फॉर लर्निंग। तो ये सब बातें, इंटरेस्ट क्या है लर्निंग के लिए ना, सबसे बेहतर मोटिवेशन। अगर आपकी इंटरेस्ट नहीं है तो लर्निंग उतनी बेहतर नहीं होगी। तो ये कैसे प्रिंसिपल है, तो ये साइकोलॉजिकल है ना। फिर बोला गया कि एक्टिविटीज, सॉरी, लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सपीरियंस। हाँ, लर्निंग क्या है, प्रोसेस है एक्सपीरियंस का। अनलेस द स्टूडेंट इज इन्वॉल्व इन द एक्सपीरियंस द एक्टिविटी ही मे नॉट बी एबल टू लर्न। अगर वो बच्चा उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व ही नहीं होगा तो कभी भी उस एक्सपीरियंस को नहीं सीख पाएगा। तो ये सब क्या है, ये साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है। आगे फिर क्या बोला गया देखो, लर्निंग इज हाईली इंडिविजुअलाइज। अभी हम इंडिविजुअल डिफरेंस की बात भी करेंगे, राइट। लर्निंग क्या है, हाईली इंडिविजुअलाइज। एग्जाम्पल देके समझाया था, मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है कुछ बच्चे 100% समझ रहे होंगे, कुछ 90%, डिपेंड करती है। तो लर्निंग क्या है, हाईली इंडिविजुअलाइज। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लर्निंग इज हाईली इंडिविजुअलाइज, ये क्या है, यौगिक प्रिंसिपल है, सोशियो कल्चरल प्रिंसिपल है, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है। तो ये साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है। या हो सकता है आपको ऑप्शन दे दे एजुकेशनल प्रिंसिपल, नहीं, एजुकेशनल प्रिंसिपल नहीं है। लर्निंग इज हाईली इंडिविजुअलाइज, दिस इज ओनली साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, ये साइकोलॉजी है ना। फिर बोला गया ऑल इंडिविजुअल डू नॉट लर्न एट सेम रेट। ये एक दूसरे को, हालांकि एक दूसरे का पूरक है ना, एक दूसरे लाइन को जस्टिफाई करता है कि लर्निंग इज हाईली इंडिविजुअलाइज और ऑल इंडिविजुअल डू नॉट लर्न एट सेम रेट, दोनों एक दूसरे को जस्टिफाई करता है। तो ये एक ही बात है। ये क्वेश्चन ये भी दे देगा आपको, ऑल इंडिविजुअल डू नॉट लर्न एट सेम रेट, which principle it lies in, yogic principle, socio-cultural, psychological, educational। तो these all are psychological, right। ये सारी psychological principle है। यहाँ पे ऐसे ही बातें बताई गई। अगेन क्या बोला गया, occasional short period of rest between the practice period produce superior result in learning motor skill ना, कि आपने क्या कराया, सवाश सॉरी सूर्य नमस्कार करा दिया, फिर रेस्ट कराया, इसके बाद फिर क्या करा रहे हो, तो कोई एडवांस आसन और करा दे रहे हैं। तो कहते हैं ओकेजनल शॉर्ट पीरियड ऑफ रेस्ट, बीच बीच में जब क्या करते हो आप शॉर्ट पीरियड ऑफ रेस्ट लेते हैं ना, तो जो प्रैक्टिस होती है उसका रिजल्ट और बेहतर होती है मोटर स्किल को सीखने के लिए। तो ये भी क्या है, आपकी साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है, ये ध्यान रखिएगा। तीसरा बोला गया है एनाटोमाइको फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल। अब देखो ये क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, इन दोनों के आधारित जो प्रिंसिपल होगी वो इसके अंतर्गत आएगी। जैसे एज और सेक्स आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर डिटरमाइनिंग द एंटोमाइटो फिजियोलॉजिकल कंडीशन विच नीड्स टू बी कंसिडर इन टीचिंग लर्निंग कंडीशन ऑफ मोटर एक्टिविटी। अब ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द टू इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो एज एंड सेक्स, आप जेंडर और एज देख करके बताते हो कि कौन सा आसन कितनी बार कितने समय तक उसमें होल्डिंग करनी है। तो ये एज पे डिपेंड करता है और सेक्स पे डिपेंड करता है। तो दीज टू आर इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ एनाटोमाइको फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल। और इसमें हम क्या पढ़ते हैं, तो इसमें मेल बॉडी का कंपोजिशन 41% होता है। किस चीज की बात की जा रही है यहाँ पे, तो फैटी टिश्यू की। फीमेल की बात करते हैं तो 35, सॉरी ऊपर ऊपर से पढ़ना पड़ेगा ना। कहते हैं दोनों की अगर हम बात करें, मेल में 41% और फीमेल की बात करते हैं तो 35%। तो ये सब जो डिफरेंसेस हैं, तो ये क्या है, यौगिक प्रिंसिपल है, नहीं। यौगिक प्रिंसिपल में योग से संबंधित बातें हम पढ़ते हैं, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल में साइकोलॉजी की बात करेंगे। ये सब एनाटोमाइको फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल है, एनाटॉमी और एनाटोमाइको फिजियोलॉजी की प्रिंसिपल है ये, कि मेल का बॉडी ऐसा होता है, फीमेल की बॉडी ऐसी होती है, इतने एज में बॉडी में इतनी स्टिफनेस आ जाती है। तो ये सब इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं। और इसमें क्या बोला गया कि देखो द एब्डोमिनल वॉल कैन बी वीकर इन वुमेन, वुमेन में एब्डोमिनल वॉल वीकर होता है, तो हम उसको उस हिसाब से योगा कराएंगे। मेल में थोड़ी वो स्ट्रांग होती है तो हम उसको इस हिसाब से कराएंगे। द मसल स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनेट टू द अमाउंट ऑफ फैट टू मसल्स टिश्यू। तो ये सारी बातें बोन की, टिश्यू की, मसल्स की, ब्लड की, फैट की,
ये सब चीजें हम एनाटोमाइकोफिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल में बात करते हैं। फिर बात आती है, इसमें बहुत बहुत चीजें लिखी गई है, एक बार आप पढ़ लेना। लाइक द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन फीमेल बॉडी इज लोअर देन इन मेल, ये भी दे देगा और पूछेगा ये कौन सा प्रिंसिपल है, तो ये एनाटोमाइकोफिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल। अब बात करते हैं एजुकेशनल प्रिंसिपल। अब एजुकेशनल प्रिंसिपल आपकी टीचिंग मेथड जो आप पेपर 1 में पढ़ते हैं ना, पेपर 1 में, राइट, टीचिंग एप्टीट्यूड, वहां पे आपको दिखाई देती है ये एजुकेशनल प्रिंसिपल। देखे होंगे तो आपको याद होगा। एजुकेशनल प्रिंसिपल क्या बोलेगा, तो एजुकेशनल प्रिंसिपल मतलब एजुकेशन का जो सिद्धांत है वो किस चीज पे काम करता है उससे संबंधित बातें कहेगा। तो ये क्या कहेगा कि 5 सेंसेस रिप्रेजेंट द एवेन्यू ऑफ लर्निंग, कि आप कोई भी चीज सीख रहे हो उसमें आपकी कितनी सेंस ऑर्गन इन्वॉल्व है, उतनी बेहतर आप चीजों को सीख पाएंगे। जैसे आप कोई चीज सुनते हो तो वो आपको कम याद रहती है, लेकिन आप सिनेमा देखते तो वो आपको ज्यादा याद रहती है, क्योंकि आपकी वहां पे आंखें भी इन्वॉल्व है और आपकी कान भी इन्वॉल्व है, तो वो आपको ज्यादा याद रहती है ना। जैसे अगर आप कोई गाना सुनते हो और अगर आप उसको उस गाने का वीडियो देख लो तो वीडियो ज्यादा जल्दी याद हो जाएगा, गाना लेट से याद होगा, क्योंकि उसमें आपकी केवल ईयर इन्वॉल्व हो रही है और वीडियो में आपकी आंखें और ईयर दोनों इन्वॉल्व हो रही है। उसी तरीके से अगर आपकी बॉडी, अगर आप कोई काम में 3 सेंस ऑर्गन यूज हो रहा है तो वो और याद रहेगा। जैसे आप कहीं जाते हो या कुछ खाते हो, तो खाने में क्या हो रहा है, आप देख भी रहे हो, आप उसका स्वाद भी ले रहे हो, आप उसको टच भी कर रहे हो, तो टच भी कर रहे हो, टेस्ट भी कर रहे हो, विजुअलाइज भी कर रहे हो, तो ये और भी याद होगी। तो वही कहते हैं कि लर्निंग डिपेंड अपॉन इम्प्रेशन रिसीव बाय नेसेसिटी रिसेप्टर। 5 senses represent the avenue of learning. Therefore, presentation of a specific practice of skill should involve as many senses as possible to form adequate image of that practice. और वही कहते हैं, however, the most important practice comes to audio video add। जो भी आप ऑडियो सुनते हो या विजुअल वीडियो देखते हो, राइट। फिर कहते हैं मोटर लर्निंग इज परपेचुअल। ये क्या होती है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है मोटर लर्निंग। जैसे आप साइकिल चलाना सीखते हैं, बाइक चलाना सीखते हैं, कोई कोई काम करना सीखते हैं, तो ये हाईली परपेचुअल है, ये अस्थाई होती है ना, ये बिल्कुल नेवर एंडिंग प्रोसेस है। कॉग्निटिव, इसके बारे में पढ़ा था, रैशनल थॉटफुल होती है। मोटर लर्निंग, मोटर मीन्स जो आप काम करते हैं हाथों पैरों से, दिस इज कॉल्ड मोटर, राइट। There are individual difference in effective utilizing various kinds of sensory information. ना, there are individual difference in effectively utilizing various kinds of sensory information. Sensory informations को अलग अलग व्यक्ति अपने हिसाब से उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है। तो ये सारी जो चीजें आप पढ़ रहे हो ये हम एजुकेशनल प्रिंसिपल में पढ़ते हैं। इसके अलावा और क्या पढ़ेंगे, तो एजुकेशनल प्रिंसिपल में आप क्या देखते हो कि बच्चों को आप कैसे पढ़ाते हो, तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स, पहले आप सिंपल चीज बताते हो और देन कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं। मतलब पहले आप क्या पढ़ाते हैं, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल पढ़ाते हो, फिर आप कहते हो अब आप वर्ड बनाओ ना, एप्पल, कैट, ये आप पहले 1 2 3 4 सिखाते हो। फिर आप क्या कहते हो, टेबल याद करो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो क्या करो, पहले सिंपल चीज सिखाते हैं फिर कॉम्प्लेक्स चीज सिखाते हैं, ये एजुकेशनल प्रिंसिपल है। फिर नोन टू अननोन, ये क्वेश्चन देखो, हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कॉम्प्लेक्स से सिंपल सिखाते हैं या सिंपल से कॉम्प्लेक्स सिखाते हैं, नॉन से अननोन सिखाते हैं या अननोन से नोन है। एजुकेशनल प्रिंसिपल क्या है, तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स और नोन टू अननोन। जो आपको पता है पहले वो बताते हो, फिर जो नहीं पता है वो बताते हो। अगर जो नहीं पता है वो पहले बता दोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो बच्चे को पहले नोन ना, पहले आप पूछते हो कि हमने सूर्य नमस्कार किया था, कैसे करते हैं, तो सूर्य नमस्कार में ऐसे करते हैं, राइट। तो उसको ये चीज नोन है। अब अननोन कुछ चीज बतानी है उसको, तब जाकर के आप बताओगे। जैसे मान लो उसको भुजंगासन आपने नहीं बताया या त्रिएक भुजंगासन नहीं बताया। त्रिएक भुजंगासन आई होप पता होगा, संघ प्रक्षालन का एक आसन है ना। तो अब आपने व्यक्ति को त्रिएक भुजंगासन नहीं बताया है, लेकिन आपने सूर्य नमस्कार बता दिया है। तो सूर्य नमस्कार के आसन में उसको पता है कि भुजंगासन आता है, तो ये नोन हो गया। त्रिएक भुजंगासन अननोन हो गया। तो अब आप क्या बोलोगे कि त्रिएक भुजंगासन के लिए भुजंगासन में लेट जाओ,
तो भुजंगासन उसके लिए नोन था, त्रिएक भुजंगासन अननोन था, तो अब वो नोन से अननोन की तरफ जाएगी। तो दीज ऑल आर कॉल्ड एजुकेशनल प्रिंसिपल, राइट, नोन टू अननोन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ये सारे क्या है, तो ये सब आपकी सारी की सारी एजुकेशनल प्रिंसिपल। यहाँ से कम क्वेश्चन आते हैं, बट एक बार आप इसको पढ़ना, मैं भेज दूंगा, पीडीएफ नहीं होगा, ये वही चीजों को बारीकी से बताया गया। एंड लास्ट आती है आपकी सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल, राइट, लास्ट है सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल। ये क्या बोलता है, तो कहता है द आइडिया ऑफ यूटिलिटी नीड नॉट नेसेसरली बी इंटरप्रेटेड इन द लाइट ऑफ एक्टिविटी इन्वॉल्व इन अर्निंग अ लिविंग अलोन। आप योग को पढ़ रहे हो, तो योग को केवल आप रुपया पैसा कमाने तक सीमित मत रखो ना, उसकी एक वैल्यू है, राइट। योगिक प्रैक्टिस मे नॉट नेसेसरली बी वोकेशनल वैल्यू, बट दे आर सर्टेनली ऑफ इमीडिएट प्रैक्टिकल यूज फॉर अ पर्सन। ये केवल वोकेशनल वैल्यू जैसा नहीं है, ये कैसा है, तो कहते हैं बहुत प्रैक्टिकल है, इसको यूज इंडिविजुअल भी करना चाहिए, राइट, for a person of any age sex in maintaining good health and physical fitness together with happiness in life। तो ये हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, केवल ये नहीं कि आप पढ़ा दो और उसको आप जी नहीं रहे हो, उसको उसकी यूटिलिटी वैल्यू भी होनी चाहिए, राइट। तो दिस इज कॉल्ड सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल। तो ये 5 जो अभी आपने देखा ना, सबसे पहले आपने क्या देखा, और हम ये क्या पढ़े, सोर्सेस ऑफ मेथड, और इसके पहले जो हमने पढ़ा क्या था, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग मेथड, वो भी 5 थे, ये भी 5 है। इन 5 के नाम क्या है, तो सबसे पहले आपने क्या पढ़ा, यौगिक प्रिंसिपल, दूसरा क्या था, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, तीसरा क्या था, एनाटॉमिको फिजियोलॉजिकल एनाटोमाइको प्रिंसिपल, फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल, चौथा क्या था, एजुकेशनल प्रिंसिपल, और एजुकेशनल फिर है प्रिंसिपल, पांचवा सोशियोलॉजिकल सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल। अब आपसे पूछा जाएगा कि विच ऑफ, हाँ देखो क्वेश्चन भी सुन लो, आपसे बस कंप्लीट कर रहा हूँ, बस समराइज कर रहा हूँ मैं। आपसे 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोर्सेस ऑफ मेथड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोर्सेस ऑफ मेथड। और ऑप्शन क्या दिए जाएंगे आपको, सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल, प्रीवियस बैकग्राउंड, थर्ड टीचर, और फोर्थ एजुकेशनल प्रिंसिपल। और ऑप्शन देंगे देखो 1 2 2 3 ऐसे करके। तो आप ना हर एक चीज को एटलीस्ट याद रखना, डिटेल में ना हो, बस उसके नाम याद रखना, तो ये चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। आई होप समझ में आपको आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक बार जाकर के इस पीडीएफ को देखना। कल एक्चुअली हम एनाटॉमी वाला करते, बट हम क्या करेंगे, अगेन कल 2 घंटे का क्लास रखेंगे, लिंक सेम रहेगा 8 से 10। हम यहाँ पे क्लास मैनेजमेंट से शुरू करेंगे। कल आपकी ये 2 घंटे में आई गेस पूरा टीचिंग मेथड कंप्लीट हो जाएगा। एक बार मैं चाहूँगा सिलेबस पे ना बस 1 मिनट और लूँगा मैं, थोड़ा सा सुन लीजिए, राइट। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, एक बार देखते हैं। टीचिंग एंड लर्निंग कंसेप्ट, रिलेशनशिप बिटवीन टू, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, मीनिंग स्कोप ऑफ टीचिंग मेथड, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग देम, टीचिंग टेक्निक, इंडिविजुअल ग्रुप मास। कल हम ये बात करेंगे एसेंशियल ऑफ गुड लेसन प्लान, कॉन्सेप्ट प्लानिंग टीचिंग योगा, ये हम देखेंगे। मॉडल्स ऑफ लेसन प्लान, इससे क्वेश्चन आते हैं। कंटेंट लेसन प्लान, 8 स्टेप मेथड ऑफ, यस इससे भी क्वेश्चन आते हैं ना, 8 स्टेप मेथड ऑफ इंट्रोडक्शन एज डेवलप इन कैवल्य धाम, राइट। तो इन सारी चीजों को हम कंप्लीट करेंगे। अगेन सेम लिंक सेम टाइम 8 से 10 मिलते हैं। आज इतना ही रखते हैं, कल फिर करेंगे टीचिंग मेथड। हरिओम आप सभी को, शुभ रात्रि। सेशन अच्छा लगा तो एक बार थम्स अप कर दें ताकि मुझे आइडिया लग जाए।